डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, मैट्रिसेस और उससे पहले मैथमेटिकल लॉजिक। आज देखने जा रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें 11th में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री 1 ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ा है, इसका एक्सटेंशन है। हमें पता है ये सब क्योंकि हमने ये इसके सारे जो कंसेप्ट है ये पढ़े हैं। ठीक है, 12th की एग्जामिनेशन भले कैंसिल की गई हो, लेकिन उस एग्जामिनेशन के लिए जो हमने स्टडी किया था, जो रेगुलर में हमने पढ़ा था, या कुछ थोड़ा बहुत आपके पास टेक्स्ट बुक जो होंगे तो उसमें हमने वो पढ़ा था। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सीईटी के बेसिस पे या सीईटी के हिसाब से इसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या होंगे, इसकी जो सिनॉप्सिस है, मतलब इसका आपके पास तो नोट्स तो होंगे ही, लेकिन उसका फिर से अगर उसमें कुछ जो भी शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, वो शॉर्टकट हम आपको इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस भेजने वाले हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर क्विक रिवाइज करेंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट जैसे पिछले 2 चैप्टर किए थे, उसका क्विक थ्योरेटिकल पार्ट आज हम रिवाइज करने वाले हैं इस लेक्चर में। लेट अस स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एन इक्वेशन, एक टाइप का इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इस वेरिएबल की जगह पे अननोन एंगल भी हो सकता है, क्योंकि वो अननोन एंगल ही होता है ना। वेरिएबल मतलब वो एक प्रकार का एंगल ही होता है। अननोन वेरिएबल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी एक अननोन एंगल की, अननोन वेरिएबल जिसे हमने एंगल कंसिडर किया था, तो वो वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यूज़ जब हमें यहाँ पर अननोन वेरिएबल या अननोन एंगल की अगर सपोज हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कुछ उसका एक इक्वेशन किया गया, तो वो जो इक्वेशन होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है cos x इज इक्वल टू -1/2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन प्लस या साइन 2x इज इक्वल टू समथिंग सपोज लेट अस से, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। दीज आइडेंटिटीज आर ऑल्सो नोन एज, या इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल है। और जैसे हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, कुछ अलग इक्वेशन देखे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखे थे, तो ये जो है इन इक्वेशंस का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता था। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो हर एक की यूनिक वैल्यू रहेगी, या कुछ ऐसे वैल्यूज रहेंगे, या कुछ ऐसे इक्वेशंस रहेंगे जिनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकता है, दैट इज यूनिक वैल्यू। ठीक है, या एक इक्वेशन ऐसा हो सकता है जिसके n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट उस पर 2 टाइप्स आते हैं, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने पुट कर रहा हूँ। अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर एन आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। जैसे हम देखते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की जगह पे कोई भी एंगल पुट करो आप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, जो भी एंगल आप लेना चाहो वहाँ पर ले सकते हो, पॉजिटिव, निगेटिव। सो साइन -30 डिग्री प्लस कॉस -30 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो हम किसी भी वैल्यू के लिए, बस वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, दैट वैल्यू मस्ट बी रियल वैल्यू। वो वैल्यू रियल वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है वो किसी भी x के या थीटा की, अगर x यूज़ किया है तो x, थीटा यूज़ किया है तो थीटा, तो x और थीटा की जो भी मतलब अननोन एंगल या अननोन वेरिएबल जो भी हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उस अननोन वेरिएबल या एंगल का जो वैल्यू है वो ऑल द वैल्यूज़ अगर रियल है तो उस वैल्यूज़ के लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वो उसको सेटिस्फाई करती है, ऐसा हमने कहा। ठीक है, सो अगला देखिए यहाँ पर क्या है फिर, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? जो भी हमने इक्वेशन इससे पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा है, मतलब फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, तो उसकी वैल्यू निकालना, मतलब उसमें जो अननोन एंगल यूज किया गया है उस अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसी की डेफिनेशन है हमारे पास। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ वैल्यू ऑफ एन अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसको हम कहते हैं गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू सपोज हमारे पास वैल्यू है 1/2,
तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कौन कौन से एंगल के लिए आ सकती है? क्या वो सिर्फ एक ही एंगल के लिए आ सकती है या ऐसे कितने एंगल्स के लिए आएगी, ये हमें चेक करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि इसके, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है या जनरल सोल्यूशन है। अब जो मैंने दो नाम बताए वो दो टाइप के होते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन, सेकेंड इज जनरल सोल्यूशन। जिसमें से जनरल सोल्यूशन का पार्ट इस साल के सिलेबस के लिए ओमिट किया गया है, इसलिए हम सिर्फ देखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो आगे देखिए, जैसे कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज आर पीरियोडिक इन नेचर। जनरली a trigonometrical equation has more than one solution or infinite number of solutions। जैसे हमने इससे पहले ही डिस्कस किया है ये पार्ट कि वो सिर्फ एक वैल्यू के लिए आएगा क्या, या वो ऐसे कितने n नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा क्या, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा क्या। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब देखिए पहला, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन अननोन एंगल x वेयर, यहाँ पर x या थीटा जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल की रेंज हमें यहाँ पर है, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π। क्योंकि अगर लेस देन और इक्वल टू 2π अगर हम करते हैं तो वो वन रोटेशन, मतलब वो एक रिपीटेशन आ जाता है उसमें, तो हमें वन रोटेशन तो लेना है लेकिन 360 नहीं, मतलब 2π नहीं लेना है, 2π से नीचे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस रेंज में जो भी सोल्यूशन होगा दैट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कोई एक एग्जांपल, जैसे यहां पर एक है cos x इज इक्वल टू √3/2। अब cos x इज इक्वल टू √3/2, ये 0 to 2π के बीच में इसकी जो लेंथ है, इसकी जो रेंज है cos x है सपोज। सो x की क्या रेंज है हमारे पास? x इज लेस देन 2π एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब 0 से इक्वल हो सकता है, 0 के आगे फिर 2π के पहले जो भी एंगल आएगा, 2π के पहले, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2π, लेकिन 2π के पहले जो भी एंगल आएगा वो उसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये इस रेंज में cos x इज इक्वल टू √3/2 कौन कौन से एंगल का मेजरमेंट मिलता है हमें? अगर हम डिग्री में देखें तो cos x इज इक्वल टू √3/2 जो है वो हमें जैसे हम देख पा रहे 30। ठीक है, तो अब ये जो है ये हमें यहाँ पर आंसर इसका देखना है कि ये एक बार आता है या दो बार आता है। जैसे एक एग्जांपल हमने पहले लिया था, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2π तक, मतलब उसके बीच में कितने नंबर्स है हमारे पास, कितने एंगल के वैल्यूज पॉसिबल है? सो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, उसके इनफाइनाइट वैल्यूज है 0 से लेके 2π के बीच में, मतलब उसके अंदर, उस रेंज के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के अगर आपको किसी ने पूछा कि देयर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर लिमिटेड और आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर लिमिटेड, सो हमारा आंसर क्या होगा? वो लिमिटेड नहीं है, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। ओके, सो ये कुछ केसेस कौन से हैं? तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। इसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बताया, sin² थीटा cos² थीटा का, थीटा की वैल्यू 0 के आगे लेटर से आपने कंसिडर की 0.1, ठीक है, 1/10। सो अगर 0.1 कंसिडर की तो 0.1 sin 0.1 sin² 0.1 प्लस cos² 0.1, आंसर तो 1 ही आना है। ओके, सो ये जो है ये बातें याद रखिए। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो जनरल सॉल्यूशन, वो ओमिट किया गया है, इसलिए वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो हम पढ़ाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट लेने वाले अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने रेगुलर में भी पढ़ा है, दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन एंड पोलर। कार्टेशियन मतलब x, y, पोलर मतलब r, थीटा। पोलर सिस्टम में क्या होता है और कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं, कंसीडर करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, और उन कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं तो वो y कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस का डिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो वो x कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं।
ये नाम आपको पता होने ज़रूरी है। क्या नाम बताया मैंने आपको? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये चीज़ें मैंने आपको 11th में भी पढ़ाई है और आज भी फिर से बता रहा हूँ। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ें याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में ना देते हुए कि एक पॉइंट है उसका एब्सिसा ये है, उसका ऑर्डिनेट वो है, ऐसे फॉर्मेट में दिया जाए। लेट अस मूव ऑन टू द कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें क्या है? तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम में फिर वो अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जनरली 2 डायमेंशनल 2D ही यूज़ किया जाता है, मतलब 2 एक्सेस ही यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर सिस्टम मतलब क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट जब हम इस सिस्टम में प्लॉट करते हैं तो वो प्लॉट करने के बाद उस पॉइंट में होता क्या है, वो पॉइंट का अगर हम दोनों एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हुए अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। तो वो जो है उसके लिए वजह से उसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमें एक्स कॉमा वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं, फिर हमें पोलर कोऑर्डिनेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा हमें क्वेश्चन आ सकता है सीईटी के लिए भी, क्योंकि इस साल जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जो है जैसे एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, फिर ये जनरल सॉल्यूशन, तो ये कंसेप्ट सिलेबस में से हटने की वजह से यहाँ पर आपके पास फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बचता है, आपके पास फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बचती है, ठीक है। तो और इनवर्स बचता है। मेन कंटेंट ये इस चैप्टर के, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा अगर इसके 3 या 4 जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको अगर उसमें आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो इस सेक्शन के। ओके, सो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखने जा रहे हैं अभी व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कार्टेशियन का तो पूरा पता है हमें, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसका तो पूरा नॉलेज हमें है। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअल क्या होता है, तो देखिए जैसे यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ज्वाइन करने वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट अगर ओरिजिन है तो वो ओरिजिन यहाँ पर इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको हम पोल कंसिडर करते हैं। अ फिक्स्ड पॉइंट इज कंसिडर्ड एज पोल। फिक्स्ड पॉइंट को पोल कंसिडर करते हैं। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली अब यहाँ पर बता रहा हूँ, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये हो गया अभी, मतलब इसको हम कहते हैं ओरिजिन, लेकिन हमारे इस सिस्टम में क्या होता है वो फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा अभी पोल, ठीक है। अब ये पोल है और इस सिस्टम में एक्चुअल क्या है, देखिए कोई एक इसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स, ठीक है। सो ये जो ओ एक्स लाइन है, इस ओ एक्स लाइन को हम पोलर एक्सिस या इनिशियल रे कंसिडर करेंगे, या इसको कहेंगे वैसा पोलर एक्सिस या इनिशियल रे। अब एक कोई भी पी पॉइंट है लेट अस से इस प्लेन में, तो इस पी पॉइंट का इस पोल से जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मतलब होता है आर, ठीक है, वो आर होता है और आर को कहा जाता है रेडियस वेक्टर। इस आर को क्या कहा जाता है, रेडियस वेक्टर। और इस ओपी का इस इनिशियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो ये जो पोलर एक्सिस है ना हमारा, पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना आर कॉमा थीटा, तो उसमें से आर मतलब रेडियस वेक्टर है, इस ओरिजिन से मतलब इस फिक्स नॉट ओरिजिन, इस फिक्स पॉइंट पोल से एक पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, और इस रे ओपी ने जो भी एंगल फॉर्म किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल एक्सिस, या इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस के साथ जो भी यहाँ पर एंगल क्रिएट किया है दैट एंगल इज थीटा। सो आर कॉमा थीटा हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि अगर ये आर है और अगर ये आर कॉमा थीटा अगर हम कह रहे हैं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को जो शो करते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू फाइंड आउट पोलर कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, how to find out r comma theta with the help of x comma y, yeah, conversion of vice versa means how to find out x comma y with the help of r comma theta. Let us check it now.
नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब x, y, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब r, थीटा, और इसके बीच का रिलेशन। जो डायग्राम आपको आपके सामने अभी दिख रही है, इसमें क्या है, एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करते थे। x एक्सिस, y एक्सिस और P पॉइंट का डिस्टेंस उन दोनों एक्सिस से x, y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब इसी को हमें दो डायग्राम्स या दो कंसेप्ट को ऐसे ओवरलैप करना है। यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट होता है ओरिजिन, यहाँ पर मतलब कार्टेशियन में, और पोलर में फिक्स्ड कोऑर्डिनेट होता है पोलर पोल, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर जो पॉइंट कंसिडर करेंगे वो पॉइंट होता है x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट मतलब पोल से जो डिस्टेंस होता है वो होता है r, मतलब रेडियस वेक्टर, ठीक है। और यहाँ कुछ थीटा वगैरह नहीं होता है कार्टेशियन में, लेकिन पोलर में थीटा होता है। पोलर क्या होता है, वेक्टोरियल रेडियस वेक्टर ने जो भी थीटा फॉर्म किया है पोलर एक्सिस के साथ, उसको हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल, ठीक है। वेक्टोरियल एंगल मतलब वही थीटा है, ये जो थीटा या जो एंगल हमें यहाँ पर फॉर्म किया था, किसने फॉर्म किया था, तो वो रेडियस वेक्टर ने जो फॉर्म किया था वो, ठीक है। सो उसको वेक्टोरियल एंगल हम कहेंगे। अब इसी डायग्राम में देखिए आपको दोनों नोटेशंस मिलेंगे, आपको r भी दिखेगा, आपको थीटा भी दिखेगा, आपको x भी दिखेगा, आपको y भी दिखेगा, ठीक है। सो यही रिलेशन है अभी हमारे पास x, y मतलब x, y और r, थीटा में। लुक एट दिस डायग्राम में आपको दिख पा रहा है x, y। तो x मतलब क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, तो वो हो गया y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में और x कोऑर्डिनेट में और थीटा में एक रिलेशन है। अगर हम थीटा का tan रेशियो लेते हैं तो वो बनता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब y अपॉन x। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x है तो हमें क्या मिली टर्म, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, मतलब थीटा, y एंड x इन तीनों में का हमें यहाँ पर रिलेशन मिल गया। बचा क्या, सिर्फ r। देखिए r, x एंड y मतलब r, और यहाँ डायग्राम में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसको PM कंसिडर करेंगे, जो PM नाम है, मतलब OP, PM एंड OM, ये तीनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। देयरफॉर ये बनेगा हमारा r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। सो रिलेशन किस किस का मिल गया, थीटा एक्स वाई, r x y। सो डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड दैट r इज इक्वल टू, मतलब अभी यहाँ पर देखिए r² इज इक्वल टू x² प्लस y², देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y² मिलेगा, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x, y मतलब कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास है तो हम उसको इजीली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल सकते हैं। और अगर हमारे पास पोलर सिस्टम है तो उसको हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये ऐसा ही क्यों, क्योंकि x जो है वो थीटा की, देखिए कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड हमें पता करनी है, एडजेसेंट साइड हमें पता करनी है, अपोजिट साइड भी हमें पता करनी है, किसकी, थीटा की। एडजेसेंट और अपोजिट साइड जो है ये हमें पता करने हैं। ये कब पता करेंगे हम, जब हमें उसका थीटा और हमें उसका हाइपोटेनियस मतलब r पता हो। तो अगर थीटा की एडजेसेंट साइड पता करनी है तो हमारे पास cos थीटा है। cos थीटा का रेशियो क्या होता है, बेसिक रेशियो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस r पता है, थीटा पता है, तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा ये cos थीटा इज इक्वल टू रेशियो मिलता है x अपॉन r, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास हमें रेशियो मिल गया दैट इज r cos थीटा, ठीक है। r cos के मल्टीप्लीकेशन में चला गया। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमें y अपॉन r, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला यहाँ पर होगा r साइन थीटा। सो x और y अगर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ r एंड थीटा, मतलब r थीटा गिवन है, x y फाइंड आउट करना है, सो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया हमें, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर देख लिया। जो कंसेप्ट है दैट इज द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ये तो हमें भी पता है। तीनों साइड्स
का अगर हम एडिशन करें तो अगर ए बी सी, स्मॉल ए बी सी अगर सपोज उसके साइड से, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एस, सॉरी पेरीमीटर होता है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी बाई टू मतलब एस होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पी फॉर पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। तो अब यहाँ पर और तीनों एंगल्स की एडिशन अगर आप करें तो अगर 3 एंगल है ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो यही रिलेशन हमें ट्रायंगल्स का, या यही प्रॉपर हमें ट्रायंगल की यूज़ करनी है, ठीक है। अब इसमें भी एक और चीज़ है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हम किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का अगर एडिशन करते हैं, एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल कंसिडर कर लो, एक ट्रायंगल है जिसके किसी 2 साइड्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो उसका जो एडिशन है वो 3rd साइड से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ट्रायंगल के 3 साइड से, उसमें से किसी भी 2 साइड्स का आप एडिशन करो, उसका जो मेजरमेंट आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट 3rd साइड से ज़्यादा, मतलब 3rd साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। यही हमारे पास इस रिजल्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर a प्लस बी का एडिशन लेते हो तो वो c से ग्रेटर होगा, b प्लस सी का लेते हो तो वो a से ग्रेटर होगा, और c प्लस a का लेते हो तो वो b से ग्रेटर होगा। अब इसका अगर सपोज आप एडिशन ना लेते हुए डिफरेंस ले रहे हो, डिफरेंस किसी भी 2 साइड्स का, मतलब सपोज a और b साइड का डिफरेंस लिया, जैसे पहले आपने एडिशन ली, अभी डिफरेंस लिया। अगर डिफरेंस लिया तो आप कहोगे सर आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ डिफरेंस, मॉड ऑफ डिफरेंस, अगर उसका मॉड मतलब डिफरेंस निकालते हो तो वो डिफरेंस जो है वो लेस देन 3rd साइड बनेगा। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल जिसके साइड से 3 4 5, उसके कोई भी 2 साइड्स के एडिशन करो, 3 4 का एडिशन किया 7 ग्रेटर देन 5, 4 5 का एडिशन किया 9 ग्रेटर देन 3, 3 5 का एडिशन किया 8 ग्रेटर देन 4। अब इन्हीं 2 साइड्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 3 और 4 का हम करेंगे डिफरेंस, 3 माइनस 4 होता है -1, मॉडुलस लिया 1 आया, 1 इज लेस देन 5। 4 और 5 का डिफरेंस लो, वो भी -5 आएगा, लेकिन वो मॉडुलस में डालते ही 1 आ जाएगा, उस केस में क्या है 1 इज लेस देन 3, ठीक है। कोई भी ऐसा करके देख लो, आंसर सेम आएगा, या ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा उसमें। तो अगला क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मेजर्स ऑफ द अननोन पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम ट्रायंगल के अननोन जो पार्ट्स है वो पार्ट्स अगर फाइंड आउट करें तो उसी को कहा जाता है सॉल्विंग द ट्रायंगल। उसी को क्या कहते हैं, सॉल्विंग अ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि ये हमारा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के बाद क्या है, हमारे पास है साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। ये 3 रूल्स है, लेकिन उसके जो क्या कहेंगे हम एप्लीकेशंस जो है वो एप्लीकेशंस हमारे पास मतलब हमें पढ़ने के लिए नहीं है, हम सिर्फ ये 3 रूल्स ही पढ़ेंगे। तो साइन रूल उसमें का क्या कहता है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस, ठीक है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एंगल। मतलब क्या है, एक लेटेस्ट से कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल का जो नाम है वो एंगल के नाम सपोज ABC है, जैसे यहाँ पर दिया गया हमें कि एक ट्रायंगल है कोई और उसके ट्रायंगल के नाम, एंगल के नाम क्या है, नाम है ABC। तो और जो एंगल है उसके अपोजिट साइड वाली मेजरमेंट होती है उसकी स्मॉल वाली, मतलब A के अपोजिट वाली स्मॉल A, B की अपोजिट वाली स्मॉल B, C के अपोजिट वाली स्मॉल C, ये इसके साइड्स के मेजरमेंट्स। तो द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन विद द साइंस ऑफ एंगल। मतलब ये अगर A है तो A डिवाइडेड बाय साइन A, अगर B है तो B डिवाइडेड बाय साइन B, अगर ये C है तो C डिवाइडेड बाय साइन C। लेट अस से कंसिडर इट एज इक्वल टू एनी आर्बिट्री कांस्टेंट K, लेकिन ये वैसे तो इक्वल होता है 2R, वेयर R इज नथिंग बट व्हाट, R इज नथिंग बट द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मतलब एक सर्कम सर्कल होता है। सर्कम सर्कल कैसे बनता है, जैसे ही ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे, उसमें से जो ट्रायंगल को फिर इंस्क्राइब करने वाला जो सर्कल मिलेगा आपको, सर्कम सर्कल, उस सर्कल की रेडियस होता है आपका सर्कम रेडियस, जो यहाँ पर अभी हम यूज करने वाले हैं, इट इज इक्वल टू 2R। ठीक है, अब ये तो रेशो है।
आपको लग सकता है सर ये यहाँ पर a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r है, तो ये साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, लेट अस से मतलब नॉट इक्वल टू 2r, अगर सपोज आपने इसको अगर k कंसिडर किया तो इसको 1 अपॉन k करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप अगर k रखोगे, इसको देखिए जैसे फॉर एग्जांपल साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन k लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप इज इक्वल टू k लिख सकते हो, क्योंकि k क्या है, k एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल तो आप सभी को पता है। कोसाइन रूल में क्या होता है, कोई एक ट्रायंगल लेटर से ABC, तो उसका मतलब कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी इज इक्वल टू, हमें वैल्यूज यहाँ पर निकालने होते हैं। तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से एक ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए। वो ट्रिक क्या है, देखिए, अगर आपको कॉस ए इज इक्वल टू चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें जो एंगल यूज किया गया है उसके अपोजिट वाली साइड माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए है उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, तो माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यही ट्रिक यूज करनी है, दूसरा कुछ अलग है ही नहीं। अगर इसी में कॉस बी आ गया है तो ये माइनस सबसे पहले बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। सिमिलरली अगर लेटर से कॉस सी आ गया तो कॉस सी के अपोजिट साइड मतलब सी स्क्वायर, ये हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ये कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ये 2ac इधर ट्रांसफर करो, ये बी स्क्वायर इधर ट्रांसफर करो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा वो, जैसे यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस इधर आ गया, ये 2bc उधर, मतलब क्या होता है, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये जैसे ही एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपको ये मोल्ड करना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल, या सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, प्रोजेक्शन, कोई एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है ABC, तो AB साइड का प्रोजेक्शन अगर हम उसके बेस BC पे कर रहे हैं तो यहाँ से मुझे सपोज ये मैंने कुछ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, AP परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अगर हमें AB का प्रोजेक्शन चाहिए BC पे, तो AB का प्रोजेक्शन BC पे मतलब है ये BP सेगमेंट। दिस सेगमेंट BP इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC एंड सेगमेंट PC इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC साइड। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो इतना पार्ट, और ये AC का प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो इतना पार्ट। अंडरस्टूड? ओके, ये प्रोजेक्शन आपको पता होना चाहिए। मेन कंसेप्ट प्रोजेक्शन रूल के लिए सबसे पहले तो प्रोजेक्शन मतलब क्या वो पता होना जरूरी है। तो देखिए प्रोजेक्शन में फिर क्या हो गया, प्रोजेक्शन में हमारे पास है, अगर हम a स्मॉल a इज इक्वल टू अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला या किसी साइड के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके a इज इक्वल टू में c cos b प्लस b cos c, a इज इक्वल टू में a की टर्म नहीं आएगी, b इज इक्वल टू में b की टर्म नहीं आएगी, और c इज इक्वल टू में c की टर्म नहीं आएगी। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, a इज इक्वल टू c cos b प्लस b cos c, b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, और c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन रूल। इसको भी आपको याद रखना है, और ये किस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, हमारे एमसीक्यूज में हमें कुछ LHS मतलब कुछ पार्ट गिवन हो और उसके लिए अपोजिट में हमें कुछ फाइंड आउट करना है, या ब्लैंक स्पेस है तो उस ब्लैंक स्पेस की जगह पे क्या आएगा उसके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ सकता है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक कर सकते हो, ये सिर्फ फॉर्मूले ओवरलुक करो, फॉर्मूले सिर्फ ओवरलुक करो, इसको मतलब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले ओवरलुक करो। क्यों? क्योंकि अभी तो ये एग्ज़ाम में आपको वो नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एक्चुअल इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले ओवरलुक करो। कंसेप्ट क्या है, बस इतना ओवरलुक करना मतलब क्या है, आपको उसका रीड करना है बस। ठीक है, अच्छे से देखना है क्या है और आगे चले जाओ। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वैसे 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन उसमें से एक जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, वो है हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, या हाफ इंटू AC इंटू साइन B,
या हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। इसमें एक हेरॉन्स फार्मूला भी आता है, लेकिन वो हेरॉन्स फार्मूला जो है वो एप्लीकेशन का पार्ट है। लेकिन अगर ये आपको पता होगा तो ये हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी, तो इसकी हेल्प से भी हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ये भी आ गए आपको एग्जाम में तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज 3 या 4 एग्जाम्पल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर आ रहे हैं तो उसमें से 2 एग्जाम्पल आपके इस कंसेप्ट पे हो सकते हैं। कंसेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कभी कभार ये भी हो सकता है कि 4 में से 3 एग्जाम्पल्स इस पे हो, इसलिए आपको ये कंसेप्ट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ो। आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा है, लेकिन बस इसके शॉर्टकट्स जो है वो शॉर्टकट्स याद रखो। अब वो रट्टा मारने वाला ना मत करो, क्योंकि मैं हो या पाटिल सर हो, हम आपको यही बताते हैं कि कोई भी फॉर्मूला है उसको रट्टा मत मारो, उसको कुछ लर्न मत करो, लेकिन उसको कैसे अप्लाई किया या वो उस टाइप का अगर सोल्यूशन क्वेश्चन आता है तो उसको क्या अप्लाई करना है ये बस याद रखो। ठीक है, अगर आप रट्टा मारोगे क्या हो जाएगा, अगर आपने सपोज कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा, रट्टा मार लिया, तो अगर वो कॉस इनवर्स एक्स बाय एक्स इंटू वाई है या ऐसा कुछ है, तो वो आपको पता कैसे चलेगा? तो वो रट्टा मारने से आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बेस्ड आपको एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमारे पास पहला कंसेप्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये डोमेन एंड रेंज ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो उसका डोमेन मतलब क्या कहेंगे हम, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, वो वैल्यू अंडर द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 आती है। उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसकी जो रेंज है वो मतलब -π/2 to π/2 तक जाती है। ठीक है, अंडर द क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल क्यों है, ये आपको मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। क्लोज्ड इंटरवल इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वो वैल्यू उसके बाहर नहीं जाती है। ठीक है, और ऐसा है कि वो +1 -1 या +π/2 -π/2 ये वैल्यूज वो छोड़ता भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे साइन π/2 = 1 है, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 है और साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1। तो जब हम इन्वर्स करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1, हमने क्या कहा अभी, इनवर्स जब यूज करेंगे तो इनवर्स में हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन होगी, उसके रिस्पेक्ट टू हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अगर साइन x = 1 ये किसी एंगल के साथ लग के आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 = थीटा, ये जो है ये कोई थीटा की वैल्यू बनेगी। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, साइन थीटा = अगर 1 है तो ये क्या है, दिस इज द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर साइन इनवर्स ऑफ 1 है तो ये क्या है, ये किसी थीटा की वैल्यू है, मतलब एंगल की वैल्यू है। दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पर ये थीटा मतलब क्या है, ये यहाँ पर साइन इनवर्स मतलब क्या है, या किसी भी फंक्शन का इनवर्स मतलब क्या है, वो एक एंगल है। इट इज़ एन एंगल, वो एक एंगल है, ये याद रखो। कुछ बच्चे हो सकता है उन्होंने रिवीजन नहीं की होगी, उनका स्टडी नहीं हुआ होगा, ये मेन चीज़ है आपको कोई भी याद रखने के लिए कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स दिया है तो वो इनवर्स मतलब क्या होगा, वो एक एंगल होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू कॉस इनवर्स फंक्शन। कॉस इनवर्स फंक्शन का भी क्या है रेंज हमारे पास, उसका जो डोमेन क्या है, -1 to +1 अंडर द क्लोज्ड इंटरवल। फिर उसका डोमेन देखिए, देखने के बाद -1 to +1 अंडर द क्लोज्ड इंटरवल, उसका जो रेंज है दैट रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। अब tan इनवर्स में देखिए, tan इनवर्स में क्या हो जाता है, -∞ to +∞। ठीक है, हमने क्या कहा है उसको, अंडर द ओपन इंटरवल -∞ प्लस +∞, इसी को हम क्या कहते थे, आर, रियल। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में इसको रियल दिया हुआ है आर। अगर आप उसको रियल ना हो, क्या होता है सीईटी में कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आर की जगह पे जो tan इनवर्स फंक्शन है उसका जो डोमेन हमें गिवन है वो डोमेन इंस्टेड ऑफ आर अंडर द ओपन इंटरवल -∞ to +∞ गिवन हो सकता है। ये हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज कॉट इनवर्स एक्स।
कॉट इनवर्स को भी सेम है, हमें पता है, -∞ टू +∞ अंडर द ओपन इंटरवल हम कह सकते हैं, और उसका tan इनवर्स की रेंज रहेगी दैट इज अंडर द ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और कॉट इनवर्स की जो रेंज है दैट इज ओपन इंटरवल 0 टू π। सेक इनवर्स उसकी जो डोमेन है दैट डोमेन इज r -(-1 to 1)। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें पता है द वैल्यू ऑफ सेक फंक्शन इज एब्सेंट अंडर द इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका जो डोमेन है वो r -(-1 to 1) है, और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि सेमी ओपन सेमी क्लोज जो इंटरवल हम कहते थे -∞ टू -1 तक, और उसका यूनियन 1 टू +∞ तक हम उसको कह सकते हैं, उस प्रकार वो होगा। और इसका जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 टू π, उसमें से हमें π/2 एक्सेप्ट करना है, मतलब छोड़ देना है। क्यों? रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ π/2 को वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, ओके, या π/2 को वो एब्सेंट होता है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ में ही डील करना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रियल वैल्यूज़ में ही डील करेंगे। सिमिलरली कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है हमारे पास दैट डोमेन इज r -(-1 to 1)। अब यहाँ पर इसका रेंज क्या आएगा? इसका रेंज आएगा -π/2 टू +π/2, ये ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, इसमें से हमें 0 सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा और आप इसको याद रखोगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि थीटा जो है ये -π/2 और π/2 से इक्वल और लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, मतलब थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। ये यहाँ पर हमारा थीटा का कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन भी चेक करना बहुत ज़रूरी है थीटा के लिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये जो यहाँ पर देखिए आपको उस साइड में थीटा की जो कंडीशंस दिखेंगी ना, वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा अंडर द कंडीशन प्रोवाइडेड दैट -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा एंड ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू π/2। ठीक है, देन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा, उसका भी एक अलग से रेंज है। क्या प्रोवाइडेड है कंडीशन उसकी? 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू कब आता है? देखिए आपको अगर डोमेन और रेंज अगर उसकी अच्छे से याद है, अगर वहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है तो ये लेस देन और इक्वल टू बनेगा, अगर वो ओपन इंटरवल है वो या तो लेस देन या ग्रेटर देन ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर कोई सेमी क्लोज है तो जिस एंड से वो क्लोज है, जिस एंड से वो क्लोज है उसके लिए वो इक्वल टू आएगा, मतलब अगर लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और जिस एंड से वो ओपन है उसके लिए सिर्फ वो लेस देन या ग्रेटर देन ही रहेगा। ये चीज़ याद रखिए बस। डोमेन और रेंज अगर आपको याद है ना तो ये प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना एकदम ईजी हो जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, उसकी भी अलग से कंडीशन है। तो ये ऐसे लगभग हमारे पास एक 6 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हम ऐसा कहेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के ये 6 सब बिट्स है। इनवर्स ऑफ सेम फंक्शन इज थीटा, इनवर्स ऑफ सेम फंक्शन मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। बस उसके कंडीशंस याद रखो। अगर कंडीशंस आपको याद है तो उसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ थीटा। ठीक है, फिर सेकेंड वाला है, मतलब ये सेकेंड केस में हम इसके भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इसके भी टाइप्स है, 6 टाइप का ये ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब आपको लगेगा सर ये जो है ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये क्या है? ये दोनों सेम क्यों नहीं है? भले ही इनका आंसर सेम आएगा बेटा, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। आंसर सेम क्यों आएगा? सेम मतलब कैसा? सेम नहीं आएगा, लेकिन देखिए सेम कैसा कह रहा हूँ मैं कि यहाँ से अगर साइन और साइन इनवर्स कट जाते तो आंसर आता है थीटा, और यहाँ से अगर कट जाता है तो आंसर आता है एक्स। समझ रहे हो? साइन थीटा मतलब क्या है? साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब किसी भी एंगल के साथ आता है तो ये क्रिएट होता है।
ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आती है कुछ वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ थीटा अगर है 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/2, मतलब π/6 रेडियन। साइन π/6 इज 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब क्या है, एक एंगल है, और वो एंगल मतलब है यहाँ पर हमारा थीटा। वैसे ही यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x मतलब क्या है, इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल। और जब ये एंगल बनेगा यहाँ पर हमारा, तो ये एंगल बनने के बाद ये फिर से किसके साथ लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। मतलब यहाँ प्रॉपर्टी 1 में जो हमने देखा था वो प्रॉपर्टी 1 से थोड़ा अपोजिट ये है, लेकिन दोनों में अगर लास्ट आंसर हम देखें तो वो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई ना वही सेम आती है। यहाँ पर पहले इसमें थीटा था, अब यहाँ पर x है। x इज अननोन वैल्यू, x यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है जो हम कह सकते हैं कि वो अलग हो सकते हैं। जैसे साइन फंक्शन अगर हम कंसिडर करें तो 1/2, √3/2, 1/√2 या जितने भी वैल्यूज हमें पता है वो यहाँ पर इसके आंसर में आ सकते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी में सेकंड रिजल्ट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन। इसमें भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पर थीटा का था ना, यहाँ पर एंगल का कंडीशन था, इसलिए -π/2 to π/2 हो गया। अब ये x मतलब क्या है, इट इज़ अ वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 to +1 के लिए, समझ रहे हो। अगर एंगल है थीटा है तो -π/2 to π/2, अगर वही वैल्यू है x है तो वो -1 to +1, ठीक है। अब ये इनमें -1 to +1 ये जो है ये डोमेन रेंज में जब हम देखते हैं रेंज में इनवर्स फंक्शन की रेंज में, तब वो जो है वो अंडर द क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू बनेगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है cos इंटू cos ऑफ cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू x। अब cos की वैल्यू अगेन -1 to +1, समझ में आया। नेक्स्ट tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x वो आएगा सिर्फ फिर x ही, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, -∞ टू +∞, ठीक है। वो ग्रेटर दैन -∞ रहेगा और लेस देन +∞। यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर हमने जब इसका डोमेन रेंज देखा था इनवर्स फंक्शन का, तब वो ओपन इंटरवल में था, ठीक है। देखिए आगे, cot ऑफ cot इनवर्स x इट इज इक्वल टू अगेन x, बट कंडीशन प्रोवाइडेड द सेम एज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब tan इनवर्स। नेक्स्ट sec इंटू sec इनवर्स x इज x प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन, हम यहाँ पर ये -1 to +1 का बीच का जो पार्ट है ना, वो r -1 to 1 हम लिखते थे, तो वो -1 to 1 का पार्ट हमें एलिमिनेट करना है। दैट्स वाई हमें यहाँ पर ये -∞ से लेके 1 तक वैल्यू लानी है। वो वैल्यू 1 भी आती है ना, सेक की वैल्यू हमें पता है 1 भी आती है, और वो -1 -∞ से -1 तक और 1 से लेके फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमें वहाँ पर जाना है, ठीक है। लेकिन वो इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होनी चाहिए क्या, नहीं, या इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से पहले वाले जो भी रियल वैल्यूज़ है वो रियल वैल्यूज़ हमें यहाँ पर चाहिए। सिमिलरली फॉर कोसेक, सो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x। सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। थर्ड, कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -कोसेक इनवर्स x। और देखिए साइन, कोसेक एंड tan, साइन tan कोसेक, STC, साइन tan कोसेक, इनके इनवर्स जो है, ये इनवर्स का सॉल्यूशन अगर हम माइनस, मतलब साइन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर साइन इनवर्स x मतलब ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो माइनस आई, निगेटिव वैल्यू है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x जब आता है तो वो आता है माइनस आंसर। और वही अगर साइन की जगह पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स की जगह पे लेटर से कॉसेक इनवर्स है, तो इन तीनों का भी आंसर वो है जो है वो सेम, मतलब वही फंक्शन रहेगा, बस वहाँ पर माइनस साइन लगेगा। साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब जो बचते हैं कौन कौन से, कॉस, कॉट एंड सेक, इनके अगर निगेटिव है तो वो क्या आएगा, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x।
cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की हो चुकी है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों के सेम वैल्यूज, जैसे साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, अगर ये दोनों वैल्यूज का अगर हम एडिशन करते हैं, ये दोनों एंगल्स का अगर हम एडिशन करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो उसका आंसर जो आता है वो आता है π/2। बशर्ते यहाँ पर शर्त क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x के जो वैल्यूज है मस्ट बिलोंग्स इन बिटवीन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। -1 to +1 के इंटरवल में ये वैल्यूज होने चाहिए। किसके वैल्यूज? x के वैल्यूज। और दोनों में देखिए साइन की भी वैल्यू, साइन इनवर्स की जो यहाँ पर उसके साथ जो वैल्यू आई है x, वो भी x ही है, और कॉस के साथ भी जो आई है वो भी x ही है। मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हम इसका आंसर लिख सकते हैं π/2 डायरेक्टली। सो इसी तरह जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की ये पेयरिंग है, वैसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आंसर मिलता है। लेकिन ये कब? व्हेन x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू होनी चाहिए। रियल मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सिर्फ वो क्या नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वो क्या होना चाहिए, वो एक रियल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। ऐसे फंक्शंस जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर उनका इनवर्स एडिशन में आता है तो आंसर आएगा π/2। जैसे साइन और कॉस ये फंक्शंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, टैन कॉट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक कोसेक ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर अगर इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये इसके प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, लेकिन साइन में x की वैल्यू जो है वो -1 to +1 के बीच में होनी चाहिए, या -1 + 1 भी हुई तो भी चलता है अंडर द क्लोज्ड इंटरवल। टैन के लिए, या मतलब टैन इनवर्स कॉट इनवर्स के जो वैल्यूज है वो रियल होनी चाहिए, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के जो वैल्यूज है वो रियल r -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये है यहाँ पर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज अबाउट साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब यहाँ पर ये x हो गया, -x हो गया, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/x। साइन इनवर्स 1/x मतलब जैसे साइन फंक्शन का 1/x मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट 1/x मतलब x का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो x अगर है यहाँ पर, तो x का रेसिप्रोकल मतलब 1/x है, तो साइन फंक्शन उसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक इनवर्स x। उसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। ठीक है, सॉरी नॉट कोसेक इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। तो यहाँ पर अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/x हम निकालते हैं तो उसका आएगा आंसर कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। वैसे ही इनमें अगर रिलेशन देखें आप तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स था, तो कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मिलेगा। टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स था, तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टैन इनवर्स मिलेगा। और कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स था, तो सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x मिलेगा। अंडरस्टूड? ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ये बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज है। इनमें आपको बस याद रखना है कि ये क्या है या क्या यूज़ किया गया है। वहाँ पर x है, 1/x है, -x है, तो वो अगर याद रखो, और उसके रेंज तो क्या है हमें पता है, -1 to +1 साइन कॉस के लिए, एंगल है तो -π/2 to π/2 के लिए, साइन और कॉस अगर है तो -1 to +1, साइन इनवर्स है तो -π/2 to π/2, कॉस है तो 0 to π। ठीक है, ये चीज़ें बस याद रखिए इतनी, और इसको अप्लाई करना जान लीजिए। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - xy।
इसमें x और y के वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, और x इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं वो लेस देन 1 आता है या ग्रेटर देन 1 आता है, उसके ऊपर हमारा फॉर्मूला डिपेंड करेगा। सबसे पहले जब आपको ये दो ऐसे फंक्शंस दिए जाए, इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको क्या करना है, x और y के वैल्यू चेक करने हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और उनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन अगर लेस देन एक्स वाई है, अगर लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला चेंज करेंगे। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस x एंड y इज लेस देन 1, देन use this formula, first formula, tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. And if multiplication of x and y is greater than 1, then use second formula, that is pi plus tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. ठीक है, ये हो गया एडिशन के दो प्रॉपर्टीज या दो रिजल्ट्स का ये। फिर थर्ड इज जब सब्ट्रैक्शन हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी क्या है, x और y के जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, और x और y का जो प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब इस केस में देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू y। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स फंक्शन, मतलब ये चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो सिनॉप्सिस या जो शॉर्टकट्स है, वो अब यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहे हैं। देखिए क्या है सेवंथ प्रॉपर्टी में, इट इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हम तीन प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तीन टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट देखिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ x और मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1। ये सब क्योंकि हमें पता है साइन की जो वैल्यू है वो -1 to 1, साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब वो आता है तो यहाँ पर वो मॉड ऑफ x करके हम उसको चेक करेंगे। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। देन इसी को हम cos के साथ भी रिलेशन दे सकते हैं। क्या है वो रिलेशन, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हियर द वैल्यू ऑफ x माइट बी इक्वल टू 0 और मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या कहेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। थर्ड, 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square, where value of x must be in between -1 to +1, ठीक है। तो तीनों देखिए अच्छे से ये प्रॉपर्टीज, तीनों का जो LHS है वो LHS है 2 tan inverse x, 2 tan inverse x। तो अगर आपको साइन में आंसर चाहिए तो आप साइन वाला यूज़ कीजिए, अगर आपको कॉस में आंसर चाहिए आप कॉस वाला यूज कीजिए, अगर टैन में ही आंसर चाहिए तो टैन वाला यूज़ कीजिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस इन आवर एग्जाम्पल। यूज़ रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी और रिजल्ट, ठीक है। अगर साइन का यूज़ करना है तो आपको एक्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, उसका मॉडुलस जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर आप कॉस का यूज़ कर रहे हो, मतलब कॉस इनवर्स का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आप tan का यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो इन बिटवीन -1 to +1 होनी चाहिए। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का टोटली सिनॉप्सिस, टोटली उसका एक कहेंगे हम फास्ट ट्रैक रिवीजन।